अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ खालिद रिजवी। आज मेरा मौजू जो है वो जेनोसाइड ऑफ पैलेस्टीनियंस फॉर जूइश स्टेट सिंस 1948 या नस्ल कशी जो है फ़लस्तीनियों की जो हो रही है ये जूइश स्टेट को हासिल करने के लिए जो कि ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो मेरा मौजू आज बड़ा अहम है और इसमें आजकल मैं कुछ 5 ऐसे पॉइंट हैं। नंबर 1 है कि रिसेंट सिचुएशन अभी क्या है फ़लस्तीन की, और दूसरे एलन पापे जो कि इसराइलियल हिस्टोरियन हैं और उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी हैं, उनके मुतालिक उन्होंने क्या कुछ कहा है। नंबर 3 ज़ायनिस्ट कॉलोनियल प्रोजेक्ट है और उसमें एक सिस्टमेटिक और मेडिटेटेड एंड प्लान्ड जो है ये सारा कुछ, जिसमें बिग पावर्स भी इन्वॉल्व हैं। अच्छा, उसके अलावा नंबर 4 में थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो कि सबसे अहम है इसका, और ये आम तौर पर बहुत कम लोगों को इससे वाक़फ़ियत है कि ये सबसे अहम थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है और बड़ा डेंजरस भी है। ये सही माने में जो कि इस हद तक है, जो फैनेटिक जिसे कहते हैं वो पर्सपेक्टिव है, जो एक सबसे बड़ी जड़ जो है इस सारे मसाइल की, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का है, जिसमें कि सेकंड कमिंग ऑफ हॉली क्राइस्ट है, आर्मगेडोन है, और उसके अलावा जो बिब्लिकल रेफरेंसेस हैं कि ये लैंड जो है वो आप ही का है, यहूदियों का है और हर हाल में इसको लेना है। इसके अलावा ज़ायनिस्ट क्रिश्चियंस जो हैं और इवेंजलिस्ट, उनकी क्या उनका जो है वो इस चीज़ में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन उनका है कि हर हाल में जो है वो उसमें फैसिलिटेट करते हैं। तो ये एक पीस प्रोसेस का सबसे मुश्किल तरीन जो मरहला है वो यही है। अच्छा, चलते हैं अब हम वन बाय वन, जो कि एक बहुत ही हमने इंतहाई यानी रेफरेंसेस के साथ और ये किताबें हमने इसमें यूज़ की हैं, पढ़ी हैं सारी, जो कि हमारे एलन पापे ने जो इस सिलसिले में क्या क्या कहा है। तो पहले तो ये कि जैसे कि आप सबको पता है कि रमज़ान से ही सिलसिला शुरू हुआ, आखिरी अशरा रमज़ान का, और मस्जिद अक़सा की बेहुरमती भी हुई और तकरीबन 230 से ज़्यादा लोग उसमें मारे गए फ़लस्तीनी, और उसमें 65 बच्चे, 39 वुमेन, ये सब कुछ हमने, जो कि एसोसिएटेड प्रेस के रेफरेंस से भी है, ये सब आपको पता ही होगा और ये बड़ा करंट मौजू है। और उसके अलावा ये कि ये जो ऑन द अदर हैंड ये क्या कर रहे हैं वो ये है कि फोर्स एविक्शन है, उनको बेघर कर रहे हैं। उसके लिए स्टेट कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है और वो उसमें चाहे वो डिमोलिश करें या उसको खाली करने के लिए, और ये कोर्ट इनजस्टिसेस जितनी भी हैं स्टेट ऑर्डर कोर्ट ही की तरह हो रहे हैं। जिस तरह से क्या आपको भी याद होगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ भी इसी कोर्ट के ज़रिए प्रोसेसिंग हुई और उनके साथ भी अपने जानते हुए उन्होंने क्रूसीफाई किया, जो कि कुरान इस्लाम के हिसाब से तो वमा क़तलू वमा सलबू है, लेकिन इन्होंने उस वक्त भी यही किया। कोर्ट ने से इसी तरह का काम किया जो आज भी हो रहा है कि घरों को मतलब है जो रहने वाले लोग हैं उनको बेघर किया जा रहा है, उनके घरों को गिराया जा रहा है, डिमोलिश का ऑर्डर आ रहा है। तो ये सारा कुछ है। तीसरी चीज़ जो है क्या कहते हैं इसमें कौन कौन सी जगह, शेख जर्राह जो ईस्ट यरूशलेम का हिस्सा है, और सिलवान है, जैफ़ा है, साउथ तल अवीव है, अल फ़हम ख़ान अल अहमर है। तो ये सारा इलाक़ा जो है इस वक्त जो है इसकी ज़द में है और इतना बुरा हाल है। अब इसमें क्या है कि ये जो लॉज़ हैं जो अप्लाई करते हैं, की लॉज़ जो हैं लेजिस्लेटिंग सेटलमेंट्स के लिए, इसमें एक एब्सेंटी प्रॉपर्टी लॉज़ हैं। वो लोग जो कि भगाए गए, जिनको इवैक्यूएट करवाया गया, जिनकी इविक्शन की गई और उनको मजबूर किया गया 1947 में, वो जो नहीं आए तो एब्सेंटी प्रॉपर्टी लॉज़ के हिसाब से उनके घरों को, उनके प्रॉपर्टीज़ पे स्टेट ने, इजरायली स्टेट ने कब्ज़ा कर लिया है। तो एक तो ये एब्सेंटी लॉ अप्लाई हुआ है। दूसरा 1970 का लॉ है जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो है
लॉस इन यरूशलेम, वो भी 1948 में जो लोग उस वक्त फ़लस्तीनी बेचारे पनाह लेने के लिए रिफ्यूजी बने, तो उसमें भी ईस्ट यरूशलेम में इन फेवर ऑफ जूइश के हो गया। लेकिन यही लॉ जो है वो वेस्ट यरूशलेम में अप्लाई नहीं हो रहा है, जहाँ के क्या कहते हैं यहूदियों के फेवर में हो जाता है। तो इसे अपार्थाइड कहते हैं कि आप ये देखें कि किस तरह से यानी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और किस तरह से उनके कब्ज़े का, यानी एक तरफ वो पुलिस का इस्तेमाल है, फ़ौज का इस्तेमाल है, और दूसरी तरफ कोर्ट है। ये सारे इंस्टीट्यूशन सिर्फ इसीलिए काम कर रहे हैं कि मतलब सारे लैंड को, और ये सिलसिला 1948 से अब तक चल रहा है। तकरीबन प्रॉपर्टी जो है वो 75% ऑफ फ़लस्तीनियन जो हैं बेचारे जैफा के, उनकी प्रॉपर्टीज़ को ग्रैब कर लिया गया है। और किस तरह किया गया? ऑक्शन के थ्रू। तो ऑक्शन करके, तो जो कि 1948 में बेचारे जो उनको फ़लस्तीनियों को एक जंग की सूरत में उन्होंने बाहर किया और उनको निकाला और उनका कत्लेआम किया। अच्छा, इसमें अब हम आते हैं इसके ऊपर कि इसके ऊपर एक बच्चे का जो एक रेजिडेंट है और वो वहाँ सिलवान के हैं, बच्ची जो स्कूल जाती है, वो ये कहती है कि मैं अपने बहुत अच्छे खिलौने में स्कूल लेके जाती हूँ, ऐसा ना हो कि मेरा घर जो है वो पीछे में डिमोलिश हो जाए। तो ये सूरत हाल है और इतनी इनह्यूमन मतलब है कि जिस तरह से जुल्म हो रहा है, जिस तरह टायरेनी है इनका, वो अपने इंतहा पे है। अच्छा, अब हम आते हैं कि ऑटोमन एम्पायर जब 1917 में, तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 तक हुई थी, तो उस वक्त तक जो उनका डेमोग्राफी है उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 87% उस वक्त मुसलमान थे, 10% क्रिश्चियन थे और 3% जूइश थे। और अब आप देखें तो उल्टा सिलसिला हो चुका है। तो तकरीबन ये, जबकि वही सल्तनत उस्मानिया का जो ऑटोमन एम्पायर जो था 600 ईयर्स जो उन्होंने रूल किया, और उसके अंदर कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं हुई। ऑल रिलीजियस ग्रुप्स लिव्ड विद पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, बड़े अमन के साथ सब रह रहे थे और ऐसा कोई भी वाक़या नहीं होता था। लेकिन उनके जाने के बाद जो भी कुछ हुआ, और इसके पीछे भी बड़ी हिस्ट्री है कि इन्होंने जो रिवॉल्ट कराया अरब और तुर्कियों के दरमियान, जिसमें कि मोहम्मद शरीफ जो हैं वो मक्का के, उन्होंने रिवॉल्ट किया ऑटोमन एम्पायर से, और इन्होंने उनसे प्रॉमिस किया, जो कि आम तौर पर ऐसे ही है कि हम तुम्हें सब कुछ ये दे देंगे, ये अरब और ये सब कुछ। और सीक्रेट उसके साथ साथ जो है वो एक सीक्रेट एजेंडा भी होता है, जिसमें इन्होंने उसको सल्तनत उस्मानिया को केक की तरह पीस बना के कुछ फ्रांस को दिया, कुछ ब्रिटिश को, ये आपस में इन्होंने एक सीक्रेट एजेंडा, जो एक वो एग्रीमेंट है। लेकिन हमारे जो शरीफ मक्का साहब थे वो खुशफहमी रहे, उन्होंने ना, उनको तो मिला कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया सल्तनत उस्मानिया। उसके बाद से ये सारा कंट्रोल जो है इसका ब्रिटिश के हाथ में आ गया। और चलें, अब मैं आपको एक एलन पापे की बात करता हूँ, जो कि इसराइली हिस्टोरियन हैं, एंड ही हैज़ रिटन अबाउट 20 बुक्स। उन्होंने किताबें लिखी हैं, जिसमें सबसे मशहूर किताब जो इनकी है वो चंद बड़ी मशहूर किताबें, जो द एथनिक क्लिनजिंग ऑफ फ़लस्तीन, इसके ऊपर बात उन्होंने PhD भी हासिल किया है और उसको रिसर्च किया बहुत। द बिगेस्ट प्रिजन ऑन अर्थ, ये दूसरी किताब है। 10 मिथ्स अबाउट इसराइल, द फॉरगटन फ़लस्तीनियंस। तो उन्होंने एक किस्म का रीराइट हिस्ट्री किया है, क्योंकि इन्होंने तारीख़ को उस वक्त जो 1948 में जो नकबा कहलाता है इनका, जो कि कैटास्ट्रॉफ़ी हुई है, तो इसमें पहला जो वो हुआ, उसके अंदर इन्होंने इसको ज़ाहिर ये किया है कि ये तो ख़ुद ही मतलब उस वक्त तो लैंड जो हमने बाद में ग्रैब किया है वो तो खाली था। लेकिन जब ये 1998 में ये डॉक्यूमेंट्स डीक्लासिफाई हुए हैं और उसकी रिसर्च बाज़ाब्ता ये एलन पापे ने किया, और उन्होंने बताया कि मैं तो हैरान हो गया हूँ कि उनके डॉक्यूमेंट्स को देख के कि विलेजेस पे और पीजेंट्स पे और किसान पे
इन्होंने जो अनआर्म्ड थे उनके ऊपर इस तरह हमला किया है जैसे एनिमी करते हैं, और उसमें तकरीबन कत्लेआम तो किया ही है। जो नहीं जाते हैं इवैक्यूएशन का भी या फोर्स जो एविक्शन होता है उसका तरीका भी यही है कि जब नहीं जाते तो कत्ल कर देते हैं। तो इतना बड़ा मैसेकर हुआ उसके अंदर कि तकरीबन 450 विलेजेस तबाह कर दिए। तो तकरीबन हाफ ऑफ विलेजेस, सिटी और ये सब इन्होंने जिसे इन्होंने 1948 के नाकाबा जिसे कहते हैं, और ये कब किया इन्होंने, ये 2 मंथ्स पहले वॉर के। तो अब ये कहते हैं कि ये भाग गए, तो 2 मंथ्स जब वो बेचारे भागे फ़लस्तीनी जो अनआर्म्ड थे, और जान बचाया कुछ लोगों ने, और उसमें जितना कत्ल इन्होंने किया वो तो किया। तो इस कैटेस्ट्रॉफी के अंदर 2 मंथ्स के अंदर जब वो उस वॉर से पहले जब ये भागे हैं, तो उसको ये मतलब है कि उन्होंने बताया कि उसके बाद जो है इन्होंने उनका मतलब है इस वॉर को ये किया। तो बहरहाल इसमें जो इनके साथ मकसद है, इतना जो एलन पापे कहता है कि इतना जुल्म हुआ है कि एथनिक क्लिनजिंग जो हुई है, एक्सटर्मिनेशन जिसे कह सकते हैं, कि एक सोची समझी साजिश का नतीजा थी। ये यूं ही नहीं किया गया था, ये एक स्ट्रक्चर्ड आइडिया था इनका, और इसमें ये सारे जो हैं बड़ी पावर्स जो हैं ये भी मिली हुई थी। उसके अलावा आप ये देखें कि तकरीबन वो बताते हैं कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन एक्सपील्ड, हाफ विलेजेस डिस्ट्रॉयड एंड हाफ सिटी डिस्ट्रॉयड। इसी तरह तो फ़लस्तीनियन ये एक रेफ्यूजी 750,000 रेफ्यूजी बन गए, वर फोर्सली एक्सपील्ड निकाल दिए गए फ्रॉम होम बाय ज़ायनिस्ट मिलिशिया, बहुत एक्टिव थी, फ्रॉम द अरब टाउन एंड सिटीज़ डेट बिकम इसराइल। तो ये एक तकरीबन सारे विलेजेस पे इन्होंने हमला किया, अटैक किया, ये सब कुछ, और 7 मिलियन लोग जो हैं डायस्पोरा बन गए। तो ये जो है इसमें क्या कहते हैं, लेकिन अब तक जो तारीख़ में ये तो डीक्लासिफाई अब हुआ है जो 1998 में, और इसके ऊपर एलन पापे ने ख़ासा काम किया है, जो कि एक बड़ा बहादुर इंसान है जिसने अपने ज़मीर के, ही डिड नॉट सेल हिज सोल, अपने ज़मीर को नहीं बेचा इसने, और इस सेल्फ इम्पोज एग्ज़ाइल पे इस वक्त वो यूके में रह रहा है। तो वो कहता है कि ज़ायनिज़्म इज़ अ रेसिस्ट एंड क्वाइट एविल फ़िलासफ़ी ऑफ मोरालिटी एंड लाइफ। तो ये उसके अलावा अब आपने सोशल मीडिया पे बड़ा अहम हर एक ने इसको व्यू किया होगा, काफ़ी लोगों ने, कि याकूब करके ये जैकब है वो एक एग्ज़ाइल पे इस वक्त वो यूके में रह रहा है। तो वो कहता है कि ज़ायनिज़्म इज़ अ रेसिस्ट एंड क्वाइट एविल फ़िलासफ़ी ऑफ मोरालिटी एंड लाइफ। तो ये उसके अलावा अब आपने सोशल मीडिया पे बड़ा अहम हर एक ने इसको व्यू किया होगा, काफ़ी लोगों ने, कि याकूब करके ये जैकब है वो एक घर में हम कब्ज़ा करने की तैयारी कर रहा होता था। खातून कहती हैं कि जैकब आर यू गोइंग टू स्टील माई होम, तो बोले इफ़ आई डोंट स्टील समवन विल स्टील। तो ये तो बिल्कुल आया है, और सबको कि क्या कर रहे हैं, तो ज़मीनों पे स्टील करना, ग्रैब करना है, तो इतना जालिमाना ऑक्यूपेशन हो रहा है। तो बेसिकली इसकी वजह क्या है कि ये सिलसिला क्यों हुआ, वो ये है कि एक ज़ायनिस्ट कॉलोनियल प्रोजेक्ट है पूरा, जो कि इट वाज जॉइंटली मतलब है सपोर्टेड बाय बिग पावर्स लाइक यूके, फ्रांस, यूएसए, इन्होंने, और एक सिस्टमेटिक सीक्वेंस के साथ ये सब कुछ माइग्रेशन कराई गई है यूरोपियन जूइश की, जो कि टू फुलफिल ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट। ये अब उस पर ये हुआ कि कितने फेजेस थे इसमें। पहले फेज़ में जो है आप ये देखें कि ये किस तरह से एक सीक्वेंस के साथ हुई है कि 1917 में जो बेलफोर डिक्लेरेशन से मामला शुरू हुआ है, इट वाज ओरिजिनेटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सेटल यूरोपियन जूइश इन पैलेस्टीन इन फेवर ऑफ ज़ायनिस्ट। तो ये टू क्रिएट जूइश स्टेट, और इन्होंने इग्नोर कर दिया जो इंडिजिनस फ़लस्तीनियन हैं। तो ये पहला काम हुआ है 1917 का, जो बेलफोर डिक्लेरेशन के साथ। तो फिर उसको इस तरह से ड्राफ्ट किया है कि उसकी असल जो पीछे इतने जो असल एग्रीमेंट था वो तो सीक्रेट, वो तो दूसरा था, और यहाँ हमें इसके ज़रिए इस तरह से किया
कि हमारे जो शरीफ व मक्का है वो खुशफहमी में मुब्तला रहे कि ये उनको मिल जाएगा सब कुछ। एनी हाउ इन 1940 फिर दूसरा फेज़ आता है जिसमें 1947 में यूनाइटेड नेशन इनिशिएटेड रेजोल्यूशन 181 करके इन्होंने रेजोल्यूशन इशू किया था, जिसमें पार्टीशन इन्होंने कर दिया। तो ये दूसरा एक वॉर की सिचुएशन फ़लस्तीनियों के लिए फिर क्रिएट किया यूएन ने, जिसमें कि इसराइल को 55% ऑफ लैंड की तकसीम करने का कहा और 45% फ़लस्तीनियों और 5% न्यूट्रल जो भी है, तो जिसके लिए उन्होंने इनकार कर दिया कि वो तो ऑक्यूपेशन उन्होंने किया है, मतलब है कि उन्होंने तो क्या कहते हैं हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा किया, उनको 50 तो उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद से फिर वॉर की सिचुएशन डेवलप हो गई और वही 1948 में बेचारे जो हमारे सारे विलेजेस और उसको उन्होंने तबाह कर दिया। तो ये सारी चीज़ों में सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये फ़ैसला यूनाइटेड नेशन ने करना ही था तो वहाँ जो लोग नेटिव थे उनसे क्या कॉन्सेंसस लिया, क्या उनसे सेल्फ डिटर्मिनेशन प्रोसेस किया? नहीं, वो सब कुछ नहीं किया। और फिर उसके बाद ये जो भी इनके साथ हुआ कि फोर्स्ड एविक्शन ऑफ इंडिजिनस अनआर्म्ड फार्मर्स ये हुआ, तो इसमें तकरीबन ये सारे इसमें चले गए। अब हम आते हैं थर्ड फेज़ में जो वॉर की फिर सिचुएशन क्रिएट हुई 1967 में, और ये 6 डे वॉर कहलाती है और इसके पीछे भी बड़ी ताकतें रही हैं। और यूएन रेजोल्यूशन नंबर 242 के तहत जो कि इलिजिटिमेट वॉर था जो ज़ायनिस्ट ने किया, और उन्होंने उन्होंने वही यूएन का था, उन्होंने कंडेम कर दिया। और फिर उसके बाद के लैंड फॉर पीस और रिफ्यूजी प्रॉब्लम ऑफ पैलेस्टीनियन एंड, और फिर उसके बाद उनकी जो ऑक्यूपेशन है वो ईस्ट यरूशलेम तक बढ़ गई 1967 के बाद। तो अब तो उनके पास कुछ वैसी बचा नहीं है। अब मैं आता हूँ, एक बड़ा अहम है कि ये जो इन सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, इसको गौर से सुने कि इनका जो इस सारे चीज़ ये सारी जो हरकतें या साजिशें या सब कहना चाहिए ह्यूमन ट्रीटमेंट जो हो रहा है और जिस तरह कत्लेआम हो रहा है फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ, उस सब की एक बड़ी अहम वजह जो है वो थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, वो समझने की ज़रूरत है। ये क्या है? एक तो ये है कि नंबर एक ये है कि वो ये कहते हैं कि भाई ये सेकंड टेंपल के बाद थर्ड टेंपल बनना है तो मस्जिद अक्सा की जगह पे बनना है, ये एक है। और दूसरा ये है कि आप मतलब सेकंड कमिंग ऑफ जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का होगा तो वो उसी वक्त होगा जब ये सारे यूरोप के जो जूइश हैं वो वहाँ गैदर होंगे और वहाँ जमा होंगे, तब जाके अब वो किसी भी हाल में चाहे वो कितना भी कत्लेआम किया जाए वो हर हाल में उनको ये करना है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा इसमें फैनेटिक हुए हुए हैं वो ज़ायनिस्ट हैं, जो कि क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट जिसे एवेंजलिस्ट कहते हैं। उनका अकीदा यही है कि उनके भी कन्विक्शन, डीप कन्विक्शन का ये हिस्सा है कि हम इनको फैसिलिटेट करेंगे ताकि मसाया आए वहाँ और ये गैदर हों, क्योंकि हमारी किताबों में बिब्लिकल ये इशू है और इसमें मतलब है कि अल्लाह ने हमें यही हुक्म दिया है। यानी ये इस बात पे जो यहाँ के कहना चाहिए जो ज़ायनिस्ट हैं, क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट और एवेंजलिस्ट जो हैं, उनका पक्का यकीन है। तो हर हाल में उन्होंने फैसिलिटेट करना, इसका मतलब पीसी नहीं होना है। ये तो अब चाहे किसी भी तरीके से वाइप आउट कर दें, जो भी उनके साथ हशर हो वो करें। तो ये उनको, और इस तरह हर तरह से इन्होंने फाइनेंशियली, वेपन, हर तरह से इनकी मदद करनी है। ये बड़ा सीरियस किस्म का इशू है कि जब तक कि ये थॉट नहीं चेंज होगी। यही वजह है कि जब किसी घर पे वो जाते हैं तो वो बाज़ाब्ता ऐसा है कि वो जाएंगे घर पे और बोलेंगे कि ये तो हमारे बाइबल में लिखा है कि जी हमारा तो ये, हमारी तो ये लैंड है। हाँ, तो फिर ये मतलब है ये तो अल्लाह ने हमें प्रॉमिस किया है, ये हमारी लैंड है, तो आधा घर तो आप हमें दे दें। फिर हम सोचेंगे अगर वो नहीं मानता है तो फिर पुलिस लेके आ जाते हैं। तो ये सूरत हाल है। ये तो बड़ी अजीब बात है कि वो, जैसे इकबाल ने एक शेर कहा था, है खाक फ़लस्तीन पे यहूदी का अगर हक, हस्पानिया पर हक नहीं क्यों अहले अरब का। अब ये 800 साल मुसलमानों ने अगर वहाँ हुकूमत की है स्पेन में, तो वहाँ जाए घर पे बोलें कि जी आप हमें ये घर वापस करें,
तो ये तो हम पहले रह चुके हैं यहाँ। तो इसी तरह की अहमकाना, और कहना चाहिए कि इसे फैनेटिज्म कहेंगे, और इसमें जूडियो क्रिश्चियन एक किस्म के यूनाइट हैं दोनों, और ये इसको अकीदा है, अकीदा इनका बनाते हैं। अब इसमें आ जाइए कि इसमें अहमद दीदात भी एक जगह वो ये कहते हैं कि अगर ये कहते हैं कि ये लैंड जो है वो आइसक या इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद और फिर उनसे होती है, तो भाई इसहाक अलैहिस्सलाम या हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ये दोनों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दोनों औलाद थे, वो भी इसी का सीड हैं। तो सवाल ये कैसा हो सकता है कि मुसलमान जो है वो ये उनको ही सिर्फ ये प्रॉमिस किया गया है, तो दे आर फ्रॉम द सेम सीड। एक तो ये, और इवन दो अगर ऐसा ही होता तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इंतकाल के ऊपर जो उनकी लैंड जो है वो बाज़ाब्ता ख़रीदा गया है, तो अगर ये लैंड होता ही तो फिर ख़रीदा क्यों जाता। ये जो चीज़ें अहमद दीदात ने एक जगह अपने प्रोग्राम में विद ऑल रेफरेंसेस उन्होंने बताई हैं। तो एक तो ये है कि ये बड़ी सबसे ख़तरनाक जो चीज़ है वो यही है कि इसको एक डीप सीटेड कन्विक्शन की बुनियाद के ऊपर ये चीज़ हो रही है कि हर हाल में, और वो चीज़ नज़र आ रही है कि चाहे हमारे यहाँ तो देखें, हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि दीवारे काबा से भी ज़्यादा मोहतरम इंसान है। तो ये इस्लाम जो दीन है हमारा, हम उसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, और वो भी उन्होंने भी यही तालीम दी थी। लेकिन अब ये किस तरह से इसमें जो ज़ाहिर है उसकी हिफाजत तो नहीं, अल्लाह ताला ने हिफाजत का ज़िम्मा तो कुरान का लिया है, तो उन्होंने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके क्या क्या सिलसिला किया, और इसमें जूडियो क्रिश्चियन जो कल्चर का हिस्सा है वो इन्होंने भी यही बात कही है कि जी हम तो मसद है, हमने उनको फैसिलिटेट करना है। अब चाहे जो भी कत्ल आम हो या मुसलमानों का, फ़लस्तीनियों का, तो इट्स ए वेरी डेंजरस, जिसे सही माने में फैनेटिज्म इसे ही कहते हैं कि हर हाल में अब जो भी अपना अपना स्क्रिप्चर लेके जाए, बोले कि मेरे तो स्क्रिप्चर में लिखा है भाई ये घर हमें हटा दे दो, तो दिस इज़ समथिंग वेरी रेडिकुलस। ये असल में सबसे अहम जो पर्सपेक्टिव जिसको मैं कह रहा हूँ वो थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, जो कि अगर ठीक नहीं होता है तो फिर तो पीस किस तरह मुमकिन होगा। पहले तो ये असल अहम चीज़ है कि ये कैसे होगा। अच्छा, दूसरी बात जो मैं अब ये करना, इसका हल क्या है इन सारी चीज़ों का, इस सारे मसले का जो फ़लस्तीन का है, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन फॉर पीस। तो ये जो है क्योंकि ये तो अब इसका यही है कि जस्टिस जब तक ओवर, मेन चीज़ जो है मैं ये कहता हूँ कि जो है कि जस्टिस फॉर पीस जब तक कि इंसाफ, और वो भी डीकॉलोनाइजेशन और फ्री फ़लस्तीन, ये इक्वल राइट्स फॉर एवरी सिटीज़न, नो अपार्थाइड, अब ये सब ह्यूमन की तरह ट्रीट किए जाते हैं वहाँ। और ईस्ट यरूशलेम जो है इसको किसी थर्ड पार्टी से होना चाहिए, क्योंकि ये अब्राहमिक रिलीजन या मोनोथिस्ट जो हैं, हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेट करते हुए जो सारे मज़ाहिब के सबकी अहमियत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिराज का वाक़या वहीं से हुआ है, हमारा सबसे पहला क़िबला अव्वल है वो, और इसकी अहमियत मुसलमानों के लिए भी उतनी है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश वहाँ हुई है बैतुलहम में, और कोह ज़ैतून है वहाँ जहाँ खुतबा उन्होंने दिया, जहाँ क्रूसीफाई किया गया वो है। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम के लिए भी है। तो इसको किसी इंटरनेशनल या इसके तहत उसको उसका कंट्रोल उसका होना चाहिए, बजाय इसके कि सिर्फ यहूदियों का कंट्रोल हो, जिस तरह के वो जुल्म कर रहे हैं। और उनके जो आगे अज़ाइम हैं वो यही हैं जो कि उन्होंने, जो मैंने आपको थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में बताया, और इसमें सारे बिग पावर्स आज से नहीं, 1948 से लेके अब तक, एलन पापे को आप देख लें जो उन्होंने किताबें लिखी हैं, द बिग प्रिजन ऑफ गाज़ा जो है सबसे बड़ा प्रिजन है, और वो यही कहते हैं कि ये सारे इसमें मिले हुए हैं। और बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि जी ये घर बिब्लिकल इससे हमारा है, ये लैंड हमारा है। तो ये मसला कभी भी हल नहीं हो सकता है जब तक कि पहले इस नैरेटिव को ठीक किया जाए कि जो है ना ये लैंड हमसे ही मुताल्लिक़ है। तो ये जब तक ठीक नहीं होगा तो वो वहाँ सुकून और पीस नहीं आ सकता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।